जैसे 12th में मेरे आए थे 81%, बट दैट टाइम 2005 में वो सेकंड रैंक हुआ करती थी। आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो टारगेट किया होगा। कितना? ऐसे ही कितना? 100? बड़े लोग 90+। अच्छा, 11th का रिजल्ट नहीं आया तो ये नहीं कंफर्म है 11th तो पास हो जाएंगे ना। तो मैं 11th का नहीं पूछ रहा हूं, 12th का मैंने टारगेट लिखा है, क्योंकि 12th है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम। 11th था कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जिसके अच्छे हैं ओके, अच्छी बात है, पर 12th में आपको स्कोर अच्छा लाना ही पड़ेगा। अब रीजन क्यों? अगर 12th में सपोज कर लेते हैं आपके 60% या उससे कम है, या फिर 12th में आपके 85% या उससे ज्यादा है, तो किस पोजीशन में आप ऐसा बड़ा कोर्स करने को सोचोगे, जैसे सीए, सीएस या सीएमए? 60% या 85% या ऊपर आ जाएंगे? ऑफ कोर्स सी बात है। अगर 12th का स्कोर ही अच्छा नहीं आया तो आप आगे बड़े कोर्स करने का नहीं सोचोगे, क्योंकि मन में एक हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। 10th में ऑलरेडी परसेंटेज कम है, शायद 10th में अच्छे थे, हालांकि 10th का इतना मैटर नहीं करता, पर 12th का मैटर करेगा, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और, वैसे किसने ऑलरेडी सोच रखा है कि मेरे को आगे ये वाला कोर्स तो करना ही है? जैसे मैं श्योर था कि मेरे को सीए करने का है, और कौन कौन श्योर है? सिर्फ सीए के लिए नहीं, मैं और भी कोर्सेज के बारे में पूछ रहा हूं। यस, आपने क्या सोचा है? लॉ, ओके। अच्छा, आपने क्या सोचा है? सीए, पीछे सीए। अच्छा, सीए वाले क्राउड ज्यादा है, ओके। इस साइड किसी ने कुछ नहीं सोचा है क्या? अच्छा, सीए ही सोचा है, ओके। रम ने भी सीए, वेरी गुड। पीछे सीएस, वेरी गुड। और सीएस अभी सोचा नहीं है, ओके। और वैसे और क्या क्या कोर्स अवेलेबल हैं? सबसे बेहतरीन कोर्स बताऊं जिसमें शादी जल्दी हो जाती है? बीकॉम। ग्रेजुएशन कोर्सेस, तो ग्रेजुएशन कोर्सेस में क्या क्या कर सकते हैं अपन? तो कर सकते हैं, हम लोग शादी पे ही आ गए। चलिए, तो मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट कर रखा है कि 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। हो सकता है आप देख पा रहे हो आराम से। कुछ है ग्रेजुएशन कोर्सेज, फिर है स्पेशलाइज्ड बीकॉम कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, गवर्नमेंट कोर्सेज और ग्लोबल कोर्सेज। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये इंटरनेशनल कोर्सेज हैं। क्या ये हमारे टाइम पे इतने अवेलेबल थे? नहीं थे, पर आज ऐसी बहुत फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं या फॉरेन बॉडी है जो इंडियन स्टूडेंट्स को ऐसा कोर्स करवा के एमएनसी या ग्लोबल कंपनीज में जॉब दे रही हैं। अब थोड़ा सा अपन आइडिया ले लेते हैं कि ऐसे क्या क्या कोर्सेज हैं। पहले मैं बात कर लेता हूं ग्रेजुएशन कोर्सेज की। तो जो आपने सुन रखे होंगे, जैसे कि बीकॉम, सबको मालूम है बीकॉम के बारे में, सुना ही है। 3 साल का कोर्स है और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो आपकी जॉब लगेगी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इससे ज्यादा इसमें जॉब या स्कोप नहीं है। हाँ, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं हम बीकॉम ऑनर्स करेंगे, बड़े किसी कॉलेज से करेंगे, तो मैटर करता है। हाँ, फिर आपकी 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक भी जॉब जा सकती है। पर आपको अगर बड़े कॉलेज में जाना है तो उसके लिए 12th के बाद एक और एग्जाम निकालना पड़ेगा। क्या होता है ये? हाँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब इसमें सिलेबस क्या आएगा? अच्छा, नहीं आइडिया, ओके। 11th और 12th का ही सिलेबस है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जाना चाह रहे हैं। तो जितने भी बड़े 45 to 50 नेशनल कॉलेज इसमें रजिस्टर्ड है, तो आप अगर उसमें जा रहे हैं, उस कॉलेज की रिक्वायरमेंट आपको देखनी पड़ेगी कि वो 3 पेपर आपको कौन सा दिलवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड मैथ्स। तो वो सब चीजें अगर आपकी उस कॉलेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर स्ट्रांग है, तो जाके ही आप कॉलेज में वो एडमिशन ले सकते हैं। हरी बात समझ में? तो आपको ये एग्जाम भी फाइट करना पड़ेगा, पर कब?
जैसे आपका बोर्ड अभी कब होगा, बोर्ड एग्जाम आपका होगा मार्च 2027 में, 27 में, और ये आपको एग्जाम फेस करना पड़ेगा मई फर्स्ट वीक में, मई 27 में, सीयूईटी का। ठीक है, उसके बाद सर अगर हमें ये एग्जाम नहीं देना, हमारे जो ग्वालियर के इतने मशहूर बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे कि एमएटी, आईटीएम, प्रेस्टीज, क्या इसमें हम लोग इजीली एडमिशन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, ऐसा कोई एग्जाम हमें फाइट नहीं करना पड़ेगा। तो सर हमारी बीकॉम तो हो जाएगी, उसके बाद क्या? उसके बाद भगवान भरोसे ही रहोगे आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट इन कॉलेजेस में बड़ा कम है। अगर कोई कंपनी कैंपस में बच्चों को उठाने आती भी है तो वो 13 से लेकर या 20 या 25 ज्यादा पोस्ट लेकर आती है, और बच्चे होते हैं करीबन 1000 से 1200 के आसपास। तो कैंपस प्लेसमेंट इन कॉलेजेस से कम है, पर हाँ वो 3 साल मस्ती बहुत अच्छी होगी अगर इन कॉलेजेस में आ गए तो। नहीं सर हमें ऐसे कोर्स नहीं करने, ना ही बीबीए, ना ही ये बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम सिंपल कोर्स करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम तो कुछ स्पेशलाइज कोर्स करेंगे, जिस फील्ड में हम लोगों को नॉलेज है हम उस फील्ड में जाना चाहेंगे। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको बैचलर कोर्स करना है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या इन सब चीजों में करना है, तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक कॉलेज सेलेक्ट करके ये वाले कोर्सेस आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप टेक प्लस कॉमर्स कोई सिलेबस लेना चाहते हैं तो आप बीकॉम, आप बैचलर ग्रेजुएशन किसमें करेंगे? कंप्यूटर एप्लीकेशन या बिजनेस एनालिस्ट में। और अगर आप सोचते हैं डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको आपका करियर बनाना है तो आप ग्रेजुएशन करेंगे इस पर्टिकुलर डिग्री में। तो जो भी आप जिस भी चीज में अभी आप कैलिबर है या स्किल्स हैं तो वो वाले कोर्सेस अवेलेबल हैं। जैसे कि एग्जांपल, किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि टूरिज्म में जाना है या होटल मैनेजमेंट में जाना है तो स्पेसिफिकली ये वाले ग्रेजुएशन कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। ये बेटर है एज कंपेयर टू सिंपल ग्रेजुएशन कोर्सेज। तो जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, एमएनसी में नहीं जाना, सिंपल बीकॉम के थ्रू ही आगे अपना करियर बनाना है, मेरी एडवाइस ये है आप सिंपल ग्रेजुएशन कोर्स की जगह स्पेशलाइज कोर्स में जाना। इसके लिए हो सकता है आपको ग्वालियर छोड़ना पड़े, क्योंकि ऐसे कोर्सेज ग्वालियर के कॉलेजेस में नहीं है, आपको आसपास निकलना ही पड़ेगा। हो सकता है एमपी के बाहर भी जाना पड़े, पर नहीं सर हम नहीं जाएंगे बाहर और हम करेंगे इनसे भी बड़ा कोर्स। इनसे भी बड़ा कोर्स कौन सा होगा? वो आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल कोर्सेज, जिसका अभी आप नाम ले रहे थे। वो 3 कोर्सेज सबसे बड़े आपके सामने आपको दिख रहे हैं, क्या क्या? सीए, सीएस एंड सीएमए। सर आपने क्या किया हुआ है? मैंने सीए किया हुआ है, सीएस किया हुआ है और एलएलबी किया हुआ है और बीकॉम किया हुआ है। ये तो मेरे पास सिर्फ डिग्री है, पर मेरे हिसाब से आज भी सबसे इंपॉर्टेंट इन चारों में से डिग्री है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये कोर्स थोड़ा सा टफ है, इसका रिजल्ट परसेंटेज भी थोड़ा सा कम आता है, पर अगर आप ये नहीं भी बने, जैसे इसमें 3 लेवल होते हैं, आई होप आपको सुना ही होगा आपने। एक है फाउंडेशन लेवल, देन इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल। इसमें ब्यूटी ये है कि अगर आपने फाउंडेशन निकाल लिया, इंटर निकाल लिया, अब नया जो कंपनीज एक्ट 2013 आ रहा है उसमें निर्मला सीतारमन जी ने फेब 26 के बजट में अनाउंस कर दिया है कि सेमी क्वालिफाइड सीए या सेमी क्वालिफाइड सीएस या सेमी क्वालिफाइड सीए में भी जॉब पा सकते हैं। इन इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट करी हुई है कि उनके लिए भी एक बकायदा डिग्री नाम लेकर आप इनको अपॉइंट करें। इनको बोला जाता है असिस्टेंट, अकाउंटेंट असिस्टेंट। अगर आपने सेमी क्वालिफाइड सीए या सीएस या सीएमए भी कर लिया है, इसके लिए भी स्पेसिफिक जॉब सब मार्केट में अवेलेबल हैं। पर अगर मेरा ऐसा मानना है सीए में इंटर हो ही रहे हो तो इंटर पास करके सिर्फ क्यों जॉब करें? हमको क्या करने का है? फाइनल भी पास करना। नहीं सर हम प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी नहीं बने, हम तो इससे भी ऊपर जाएंगे। वेलकम टू गवर्नमेंट करियर्स। सर हम यूपीएससी निकाल लेंगे, मेरे को भी सलाम करना पड़ेगा। अगर आप लोग आईपीएस ऑफिसर बन गए या आईआरएस ऑफिसर बन गए, तो क्या कर लेगा आईआरएस ऑफिसर? इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाके हम क्या कर लेंगे? अरे आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे। सर आईपीएस क्या कर लेगा? तो पुलिस की पावर तुम लोगों को मालूम है। सर हम आईएएस कर लेंगे, कलेक्टर की पावर तुम्हें मालूम है, एक एसडीएम, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन सब की पावर तुम्हें मालूम है, पर इसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जल्दी 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 बैठो बैठो बैठो, चलिए।
सर आपने कभी ये ट्राई क्यों नहीं किया जो आप हमको एडवाइस कर रहे हैं? तो मैं 2 बार ये एग्जाम फेल हो चुका हूं इसमें, यूपीएससी में, मेरे से तो नहीं निकला। ठीक है, हाँ हाँ, प्री नहीं निकला मेरा। ठीक है, एक बार तो मैं एग्जाम देने ही नहीं गया, मैं बाहर से ही आ गया। ठीक है, ऑलरेडी तब मैं CACS बन चुका था, और तब मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, जब मैं 29 ईयर्स का था, तब जनरल कैटेगरी वालों को सिर्फ 30 एज तक की लिमिट थी, तो उसी वक्त आप दे सकते थे। तो वो मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट भी था। अब नहीं भी निकला, पर ऑलरेडी अपन जॉब कर रहे थे, ऑलरेडी CACS हो चुका था, इवन मेरिट भी हो चुका था, एक बेबी भी था, कुल मिला के तो इतना सारा ऑलरेडी था हमारे पास, तो क्या करते हैं सब करके। ठीक है कुल मिला के, पर एक ड्रीम था, हाँ चलो कर लेते हैं, क्योंकि तब जैसे CA मुकेश अग्रवाल जी मुरैना के कलेक्टर थे, तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने अपना इंट्रो ऐसे दिया, आई एम IAS CA CS। दैट मीन्स उन्होंने क्या क्या क्लियर कर लिया था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, कंपनी सेक्रेटरी भी थे, और साथ में IAS का एग्जाम भी निकाल चुके थे। तो अपने अंदर भी एक वो हो जाती ना, फुल जग गया, आया CACS तो अपन भी है, तो बचा क्या, सिर्फ IAS ही तो बचा है, करके देख लेते हैं, और फ्लॉप हो गया आ गए। तो बात वो है कि ये भी आप कर सकते हैं, इसमें भी आपको पैसों के साथ साथ पावर मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। तो सर इसमें भी हम करियर बना सकते हैं? हाँ जी बना सकते हैं। ये भी आप खिड़की स्कोप आप अपना ओपन कर सकते हैं। नहीं सर हम तो इन कोर्सेज के लिए भी नहीं बने, हम तो इससे भी ज्यादा सोचेंगे। आज अगर ईरान और इजराइल और US से आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हम तो वहां जाके उनको समझाने वाली नौकरी करेंगे कि देख भाई कि ईरान जो ड्रोन छोड़ रहा है वो इतने डॉलर का है, और जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल जो मशीन यूज कर रहा है वो इतने डॉलर्स की है। हम तो इसका हिसाब बनाएंगे। तो हम कौन सा कोर्स करेंगे? ग्लोबल इंटरनेशनल कोर्सेज करेंगे। उसकी तो साहब अब बहुत सारी बड़ी लिस्ट हो गई है। आप CFA कर सकते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, आप ये कर सकते हैं, आप ACCA कर सकते हैं, CPA, FRM, सर ये सब क्या है, एक्चुअरियल साइंस, USCA में, ये इतने सारे कोर्सेज हैं जो मेरे टाइम पे 2005 में नहीं थे ऑप्शन में, पर आज आपके टाइम पर हैं। अगर आप जैसे ACCA जैसा कोर्स है तो एक तरीके से आप एक ग्लोबल CA के बराबर काम कर सकते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हैं। ACCA आज 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। आप ये कोर्स भी सोच सकते हैं। सर ये सारे चीजों के लिए हमें क्या ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी? हाँ। सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ेंगे? हाँ। आज तो वैसे भी गुड फ्राइडे, सेक्रीफाइस वाला ही दिन है, तो हमको भी क्या सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? सबसे पहले मोबाइल कम चलाना पड़ेगा। मेरे को मालूम है आज के लिए सबसे डिफिकल्ट है ना कृष्णा? ये सब चीजें तो देखो करनी पड़ेंगी। अगर आपने बड़ा सपना सोचना है, बड़ा कुछ करने का है, तो ये छोटी छोटी जो स्पीड ब्रेकर है, छोटी छोटी चीजें जो आपको रोक रही हैं कुछ बड़ा वर्क करने से या बनने से, वो चीजें तो थोड़ा थोड़ा छोड़ना चालू करना पड़ेगा। सर ये सब चीजें हम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि अभी से ही तुम लोगों को क्या डिसाइड करना है। अभी 12th की जर्नी बहुत बड़ी है, ये पूरे 12 महीने में आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आगे मैंने करना क्या है, आगे मैंने करियर बनाना क्या है। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि ये सब मैंने अच्छा ChatGPT से निकाला है, अब सारा चीजें ChatGPT से आने वाली हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग भी बहुत यूज करते हैं। तो उससे मैंने पूछा कि भाई फाइनली काउंसलिंग फ्रेमवर्क को एंड कैसे किया जाए। तो स्टूडेंट के लिए 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, रिस्क कितना ले सकता है, और इंपॉर्टेंट बात है बजट भी। तो आपको क्या लग रहा है, CA बहुत महंगा कोर्स है? सबसे सस्ता कोर्स। जितने भी मैंने अभी ऊपर कोर्स बताए, आपको ऐसा भी हो सकता है कि BCom ऑनर्स CA से ज्यादा महंगा पड़ जाए और CA उससे सस्ता कोर्स। सर आपका कितना हो गया था? मैं तो 1,80,000 में पूरा CA कर लिया था। ये मैं रुपीज में बता रहा हूं जो मेरा खर्चा हुआ था। और मेरी पहले पे जो डेलॉइट में 2011 में लगी थी वो 6 लाख रुपए थी। तो मैं तो पहले पे ही कम से कम 3 टाइम्स ज्यादा कमा लिया। तो सर आज क्या पैकेज है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का या प्रोफेशनल कोर्सेज का? आज 8 से लेकर 12 लाख स्टार्टिंग पैकेज आराम से मिल रहा है। बट डिपेंड करता है वो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर, आप कितनी जल्दी बनते हैं उतना ज्यादा पैकेज है। सर रिस्क टेकिंग कैसे? जैसे CA में रिस्क हाई क्यों है? क्योंकि इसका जो पासिंग परसेंटेज है वो बहुत कम है। जैसे तुमने LLB कर लिया, उसमें कोई फेल नहीं होता। BCom कर लिया, उसमें कोई फेल नहीं होता। आपने एक रात पहले भी अगर पढ़ाई कर ली तो हो जाता है। मैंने भी LLB ऐसे ही किया, हालांकि 3 साल का LLB मेरा 6 साल में हुआ, पर हो गया आराम से।
मतलब मैं पेपर देने नहीं जा पाता, तो ऑडिट वगैरह में बिजी रहता था उन दिनों में। ठीक है, अब आ जाता है कि चैट जीपीटी क्या रिकमेंडेशन कर रहा है, ये मैंने सब उसी से निकाला हुआ है। तो इन्होंने बताया है कि आने वाले 5 साल का मैं ट्रेंड बताता हूं। ठीक है, मतलब चैट जीपीटी क्या बताता है, तो उसने ऐसा बोला है कि आगे चल के 25 to 60% जॉब किससे रिप्लेस हो जाएंगी? जी हाँ, एआई से। एआई का फुल फॉर्म, तो अगर एआई से रिप्लेस होंगी तो एआई नई जॉब क्रिएट करके भी देगा। प्रॉम्प्ट भी तो लिखना आना चाहिए भाई। एआई आपका एक एजेंट है, उससे काम करवाओगे, पर काम बोलना कैसे है उससे, वो भी तो चाहिए। इसके बाद इसने क्या सजेशन किया है कि आप डिमांड किस तरफ शिफ्ट हो रही है मार्केट की, एआई प्लस डेटा, फाइनेंस प्लस एनालिस्ट, स्किल बेस्ड रोल्स, ग्लोबल सर्टिफिकेशंस। आपकी सीधी सी बात है, डिग्री सिर्फ सेफ नहीं है, आपको स्किल्स और स्पेशलाइज कोर्स या कुछ ना कुछ स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, आगे उन्हीं की डिमांड है। तो ये बात आप दिमाग में बैठा लो। तो 12th के बाद बहुत बड़े आप एक ओपन ग्राउंड, अभी तो क्या है, 10th पास कर लिया, 11th करना है, 11th पास कर लिया, 12th करना है, 12th पास कर लिया, अब क्या है, अब तो आप बहुत बड़ी फील्ड में एंटर मारने वाले हो, जहां आपका बहुत सारे लोगों से आप कंपटीशन होने वाला है। मतलब वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग रहते हैं, मालूम है ना, तो इतने सारे लोगों के बीच में अब आप खुले आने वाले हो। तो बात आ जाती है फाइनल रैंकिंग। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई अब मेरे को फाइनल टॉप 10 कोर्सेज बता दे कि तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। देख लो पहले नंबर पे इसने क्या भेजा है, आज भी ये कह रहा है यही किंग है और आने वाले 5 साल में भी इसी का ट्रेंड सबसे ज्यादा रहेगा। पर मैं फिर बोल रहा हूं कि इसके साथ कोई भी ऐसा कोर्स जिससे आपकी क्या बढ़े, स्किल्स बढ़े, वैसा आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या सीए ने इसके लिए कुछ अरेंजमेंट किया है? हाँ, अब सीए में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं जो एआई से रिलेटेड है, बहुत सारा। मैं पर्टिकुलरली उस फील्ड में जाना नहीं चाह रहा कि मैं उस कोर्सेज के नाम बताऊं, वो क्योंकि अभी आपका बिजनेस का कोई पार्ट नहीं है, पर हाँ वो भी चेंजेस ऐसा कर रहा है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, डेटा एनालाइज वाला। डेटा एनालाइज से रिलेटेड से जितने भी आपके ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं उनकी आगे डिमांड बहुत है। ये जितनी भी आज लड़ाई चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये पर्सनली ये जो सोल्जर्स हैं ऑन द फील्ड ऐसे जा रहे हैं, या सब अब डेटा अगर है अपने पास तो सीधे अब वहां अटैक कर सकते हैं थ्रू ड्रोन और थ्रू एनिमेशंस और थ्रू ऑटोमोबाइल ऑटो टेक्निक जितनी भी है, सब आजकल उसी से हो रहा है। तो डेटा एनालाइज वाला चीजें आपको ज्यादा कोर्सेस करने पड़ सकते हैं। हालांकि बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है, सब मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर दूंगा। फिर इसने आगे और सजेस्ट किया हुआ है न्यू एज कोर्सेज, जो कि इंडिया में इतना अभी तक सक्सेस नहीं है, पर आगे चल के जिनकी डिमांड है। फिर वही वाली बात आ गई, साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज या फिर डिजिटल वाले कोर्सेज या फिर प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या रिस्क है उन कमियों को दूर करने वाले कोर्सेज, ये भी आगे डिमांड में बहुत है। सर ये इतनी बड़ी लिस्ट आपने क्यों बनाई है? ताकि आप 12th के पहले दिन से ही क्लियर हो जाओ कि आपने आगे करना क्या है। और वो सारी चीज किस पे डिपेंड करती है कि आपका 12th में परसेंटेज कैसे आता। क्योंकि मार्केट में ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं 12th तो फालतू है, 12th के परसेंटेज अब काम नहीं आते। अरे तुमको अंदर से कॉन्फिडेंस यही वाले परसेंटेज देंगे। अगर यही 85 की जगह 99% समझ लेते हैं अपने आ गए, तो आपको ये सारे कोर्सेज भी कम लगेंगे। क्योंकि अब तो आपको क्या लगेगा, भाई साहब 99% लाए, अब तो ये सब कर लेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस ही आपको यहाँ के परसेंटेज देगा। तो बात कर लेते हैं कि 12th के परसेंटेज ज्यादा आएंगे कैसे। उसके लिए मैंने क्या तैयारी करी है जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। आपका बोर्ड एग्जाम कब है? वैसे तो अब देखो फेब से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब 10th के तो क्या है, वो 2 बार होने लगे हैं, 1-2 बार ऑप्शन मिलने लगा है कि 2 बार आप दे सकते हैं। तो ऐसे चल के 12th में भी हो सकता है चेंजेस आ जाए, पर अभी अपन मान रहे हैं कि भाई फेब मिड से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। आज अपन है अप्रैल में खड़े, ठीक है। मेरा ऐसा टारगेट है कि आप अक्टूबर एंड या फिर नवंबर, मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकेंड वीक में दिवाली है इस साल, वहां तक आप पूरा सिलेबस कवर कर लें।
ठीक है, उंगलियों पे अगर आप गिनोगे तो 6-7 महीने टोटल आ रहे हैं। इसमें अपन को सिलेबस पूरा खत्म करना है। आपके जो भी कोर सब्जेक्ट हैं, जो कि मैं ही कवर करूंगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, ये आपको नवंबर तक या अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाए और इसी महीने में आप 80 मार्क्स के फुल टेस्ट दे दें। सारी बात समझ में? इतना तैयारी आपको करनी है जैसे आपका बोर्ड एग्जाम फेब 27 में नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम नवंबर 26 में ही है। इस लेवल की आपको तैयारी करके चलनी है। तो बिल्कुल ध्यान से, 12th क्लास है ये, क्योंकि 12th के बाद कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा आपके 4th क्लास के परसेंटेज क्या आते हैं, 7th क्लास के परसेंटेज क्या आते हैं। वो आपसे क्या पूछेगा? 12th क्लास के परसेंटेज क्या है। तो 12 साल स्कूल के प्लस एलकेजी यूकेजी जोड़ लो और प्ले ग्रुप भी जोड़ लो, क्योंकि तुम लोग प्ले ग्रुप में भी गए थे शायद से, नहीं गए थे क्या? तो कुल मिला के कितने साल हो गए? 12 प्लस एलकेजी यूकेजी 14 और एक प्ले ग्रुप, 15 साल का रिजल्ट तुम्हारे 12th क्लास के रिजल्ट पे आ रहा है। 15 साल तुम्हारा स्कूल का जो भी करियर रहा है, वो एक ही सेंटेंस में आपको आंसर देना है, भाई 12th में क्या परसेंटेज थे, 12th में आपका क्या स्कोर था। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई कि कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, आप एकदम से रेडी हो जाए। उसके बाद अपन सेकंड टाइम कोर्स चालू करेंगे, कहां से? नवंबर से, जो कि मैं कोशिश करूंगा फास्ट ट्रैक खत्म करने का जनवरी में, क्योंकि जनवरी में आपके क्या स्टार्ट हो जाएंगे? प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड्स, ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां तक आप फ्री हो जाओ, ठीक। तो दिसंबर में, वैसे तो मैं हर बार बोलता हूं कि मैं भी वाइवा खेलता हूं, मैं भी एक्सटर्नल बुलाऊंगा आपके लिए कि यहां पे आप वाइवा की भी प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि आपका हर सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें 8 नंबर का वाइवा आता है और 12 नंबर की आपको कुछ फाइलें बनानी पड़ती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आया बेटा। कोई नहीं, चलो 4:30 के हिसाब से आया है वो, ठीक है। वापस से अपन चालू कर देते हैं। तो ये मैंने ऐसी प्लानिंग कर रखी है कि आपका बोर्ड से पहले मैं आपको 2 बार कोर्स करवा दूं, ठीक। अब बात आ जाती है, सर आप कितना भी पढ़ा लो पर दिसंबर मंथ से हम देखेंगे तो मैराथन बैच ही, वो भी आपका नहीं, ठीक है। तो उसकी, हाँ मालूम है मेरे को, तो कोई बात नहीं। उसकी अब क्या प्लानिंग कर रखी है, जैसे कि आपको मैंने नोट्स दिए हैं, जरा नोट्स का ये पहला पेज निकालना, इंडेक्स वाला, बिजनेस स्टडीज का निकाल लो। जैसे पहले पेज में आप देख पा रहे होंगे, ये 12 तो आपके चैप्टर्स हैं बिजनेस स्टडीज के, ठीक है। 12 में से भी शुरू के जो 8 चैप्टर्स हैं वो पार्ट 1 में डिवाइड है, जो कि आता है 50 मार्क्स का, और जो आखिरी के ये 4 चैप्टर हैं ये आते हैं 30 मार्क्स के, ठीक। तो कुल मिला के ये दोनों मिला के कितने मार्क्स हो गए? 80 मार्क्स का ये पेपर है, बाकी का 20 मार्क्स का मैं आपको बता चुका हूं। तो वो डिपेंड करता है आपका स्कूल टीचर से, या स्कूल में रिलेशन कैसा है या परफॉर्मेंस कैसा है। जिसका अच्छा है उसको 20 में से 20 मिलते हैं, कोई कट वगैरह नहीं होते, और कोशिश भी यही करना 20 में से 20 मिले, क्योंकि इसका तो भरोसा देखो कम रहता है। इसमें तो आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है, इसमें तो रिलेशन काम नहीं आता, इसका आपका रिलेशन पढ़ाई के साथ काम आता है, ठीक। अब मैंने क्या कर दिया है, आपको ये 1 पे चैप्टर दिख रहा होगा 16 नंबर पे, तो 12 चैप्टर मैंने कोशिश करी है 12 पेज में समराइज करने के लिए। तो जब मैं आपको दिसंबर नाइट बैच ले रहा हूंगा, नाइट बैच में आपको यहां आना नहीं है, आप अपने ही घर पे रहेंगे, मैं ऑनलाइन अपने घर से आपको पढ़ा रहा हूंगा। तो हम एक चैप्टर एक दिन में रिवाइज करेंगे, दिसंबर में अपने आप को इस पोजीशन पे पहुंचा लेंगे। तो आपको ये पेज अब देख लोगे 125 पे आपको आराम से मिल जाएगा। सर हम जनवरी में क्या लगाते हैं, जब आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे होते हैं तो आप हमेशा PYQs लगाते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं। तो उसके लिए आपको बाहर से मार्केट से बुक परचेज करनी पड़ती है, अब शायद नहीं करनी पड़े। मैंने कोशिश करी है PYQ 10 साल के ऑलरेडी मैंने सब टाइप करवा के आंसर के साथ डाल दिए हैं इसमें, तो शायद आपके कुछ पैसे भी बच जाएं और हमको चैप्टर वाइज ही मिल जाएंगे आपको। तो जैसे जैसे आपका चैप्टर होता जाएगा आप पिछले PYQ कर सकते हैं कि इस चैप्टर से पर्टिकुलरली कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मिल गए? सर फिर भी हम पता है क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे हम पूरा चैप्टर डाल के हम शॉर्ट समरी लाइन बाय लाइन चैट जीपीटी से मेहनत करवाते हैं और वहां से पढ़ते हैं। बोलो हाँ,
मालूम था, ही कह रहे हो। तो सर मैंने चैट जीपीटी का भी वर्जन इसमें डाल दिया है। जैसे ये टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद ये चैट जीपीटी का एक्सप्लेनेशन है। आपको देखने में मिल ही रहा होगा, वही लैंग्वेज आपको मिल रही होगी। थोड़ा थोड़ा वो इंग्लिश फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए इंग्लिश फॉर्म के लिए मैंने अलग से लिख दिया है। हर टॉपिक के नीचे आपको ऐसे चैट जीपीटी का वर्जन मिल जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिसाइडेड गोल्स होते हैं, मैनेजमेंट का मेन काम वगैरह वगैरह वगैरह। इससे क्या होगा, आपको इजी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक सर, और क्या तरीका है इसमें, जैसे मान लो इसके अंदर जैसे ये 7 पॉइंट्स हैं, तो इन 7 पॉइंट्स को कैसे और याद रख सकें, तो मैंने इसके शॉर्टकट बनाए रखे, न्यूमेरिक्स बना रखे, हर टॉपिक पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे इसका क्या दिख रहा है, अब वो जो मेरे को सही लगा मैंने बना दिया, GGCD-PDI। ऐसे अच्छे अच्छे भी बनाए, ऐसे मत सोचो। जैसे इसका बनाया, देखो अच्छा बनाया ना, गाइड। अब गाइड का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, ग्रुप गोल्स, यूजफुल वगैरह 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 वगैरह। आगे बात समझ में। तो इससे क्या होगा, अब ये चैप्टर के एंड में ही मैंने दे रखा है एक साथ रिवाइज करने के लिए कि सर हमें न्यूमेरिक्स अगर रिवाइज करने, तो वो कहाँ दिए हुए हैं, वो चैप्टर के लास्ट में दिए हुए आपको मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर इन न्यूमेरिक्स से ही रिवाइज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सर होमवर्क के लिए हम क्या करें, इस बार हमें क्या होमवर्क मिलेगा कुछ, तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए जो मेरे बनाए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको नीचे ही हर चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे। इसके आंसर्स आपको घर से करके लाना है। जब भी मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा आपको लिख कर लाने हैं, ताकि आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसे हर चैप्टर में आपको 15-20 सिलेक्टेड हर टॉपिक पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं, ऐसा ही आपको मैक्रो के नोट्स मिल रहे होंगे, दूसरी बुक आप खोल के देख सकते हैं। अब मैंने इसमें सिर्फ मैक्रो के नोट्स ही दिए हैं, आईईडी के नोट्स नहीं दिए हैं, बिकॉज आईईडी क्या है, उसमें थोड़े बहुत क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं जो कि हर साल चेंज होते हैं। तो आईईडी के लिए आपको देखो एक बुक परचेस करनी पड़ेगी, लेटेस्ट बुक कोई भी परचेस कर सकते हो आप, वीके ओरी भी ले सकते हो, संदीप गर्ग भी ले सकते हो, राधा पब्लिकेशन भी ले सकते हो, जो बुक आपको अच्छी लगे, जो बुक आपकी स्कूल रेफर करवाए आप वो लो। सर आपने कौन सी परचेस करी है, मैंने तो देखो वीके ओरी ली है, ठीक है ना, तो आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसके मैं नोट जैसे जैसे मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं तब दूंगा। ठीक, थोड़े चेंजेस रहते हैं, इसलिए इसमें हर साल चेंजेस करने पड़ते हैं, तो वो पुराने काम नहीं आते। तो इसमें भी देखो आपको मैक्रो में सारे चैप्टर्स पहले मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन, कभी कभी पेपर में केस स्टडीज वाले क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस अलग लिख दिए मैंने। सर एनसीईआरटी के इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे क्या, मैंने इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मर्ज कर दिए, तो आपको एनसीईआरटी भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में थोड़े आपको फॉर्मूले पढ़ने पड़ सकते हैं, तो सारे फॉर्मूले की मैंने लिस्ट बना दी है, और 10 साल के पिछले क्वेश्चंस विद आंसर्स मैंने आपको आखिरी में डाल दिए। इससे क्या होगा कि शायद आपको ऐसा जोश आ जाए पहले दिन ही और आप पढ़ने की ठान लो। और मैडम आ गई है, चलो अच्छा, तो शायद अपन, जो मेरा सपना है या आपका भी सपना है, हम इसकी तरफ बढ़े। अरे हाँ तो बोलो, इतने लाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको मेरे को ही डिफीट करना है, मेरे तो मात्र 81% ही थे 12th में, इसको तो डिफीट करना ही करना है, मेरे को तो कहीं का मत छोड़ना। पर हाँ, जितना भी आपने टारगेट बनाया, जैसे मैम ने बोला मोर देन 90%, इधर किसी ने 100% तक बोल दिया था साहब, वैसे 100 अभी तक नहीं आए हैं। सर आपकी क्लास में आज तक कितने हाईएस्ट आए, जरा बता दो आज खुलेआम। तो मेरे यहां से शुचि बंसल नहीं 98.6%, ये मेरे यहां से अब तक के हाईएस्ट हैं, और ये ही ग्वालियर के हाईएस्ट। इससे ऊपर कॉमर्स में आज तक कोई नहीं लाया। काश ये रिकॉर्ड आप में से कोई तोड़ दे। ये तो 3 वाला हो गया, इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ेगा, उसको मैं ये पेंसिल दूंगा, ये था ना ऐसा कुछ। हाँ जो भी था, शायद से 3 नहीं देखी, शायद से देखी होगी तो उसको याद आ गया होगा। तो भाई इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ेगा। अबे ऐसी मजाक में हाथ ऊपर कर लो, ले कैसे ठंडे लोग हो तुम लोग हैं। कोई बात नहीं, इसके आसपास ले आएंगे अपन, कोई बात। चलिए सर, आपने अभी तक अकाउंट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया। ये रहा साहब अकाउंट्स। अच्छा ये मैं ही हूं, मेरा पुराना फोटो है, ठीक है।
अकाउंट्स, अरे बस बस, अकाउंट्स तो भाई बहुत फेवरेट भी होता है सबका, और अकाउंट्स में ज्यादा नहीं, बस इतनी चैप्टर है और क्या। इसमें तुमको मैं बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, पीवाईक्यू से काम नहीं बनेगा, सिर्फ आप ये समझ लो साल भर में मोटा मोटी 650-700 क्वेश्चन अपन करेंगे, 1000 तक भी जा सकते हैं। तो इसके लिए बुक बहुत मोटी बन जाती, इसलिए कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट और थ्योरी डाले, मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जो 11th मेरे से पढ़ चुका है, मेजर क्वेश्चन तो मैं खुद ही बनाता हूँ, ऑन द स्पॉट बनाता हूँ, एक टॉपिक के वाइस ही बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा सपना तो आप सबको लेके यही है कि 85% मिनिमम तो आने चाहिए, ये टारगेट लेके मैं हमेशा चलता हूं। तो सेम टारगेट या इससे भी ऊंचा टारगेट देखो आपको बनाना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक। तो सर आज आप कोई एक टॉपिक तो स्टार्ट कर ही लेते हैं अपन, ठीक है। तो वैसे मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये सब बातें करता रहूंगा, कोई बात नहीं, पर मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी क्राउड दिख रही है, तो एक टॉपिक तो हम स्टार्ट कर ही लेते हैं। पार्टनरशिप हम साहब स्टार्ट कर लेते हैं, और पार्टनरशिप की आज हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। और ये जो डेफिनेशन अपन पढ़ रहे हैं, ये हमने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज के 2nd चैप्टर में पढ़ी हुई है, याद भी होगी आप लोग, सुना दो आज। किसी को भी याद नहीं है। चलिए पार्टनरशिप, अच्छा मैंने वो सब डिस्कस नहीं किया है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, वो धीरे धीरे आपको जब बुक्स परचेस करोगे तो वो पता ही पड़ जाएगा। अच्छा ये बात इंपॉर्टेंट है कि सर अकाउंट्स के लिए हम कौन सी बुक रेफर करें, भाई टीएस ग्रेवाल बहुत अच्छी है, इसके साथ एक और बुक भी बहुत अच्छी है, डीके गोयल, आपको जो अच्छा लगे आप परचेस कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो स्कूल आपको रेफर करवाया वो करो, आपको 100 नंबर लाने हैं वो आप टीएस ग्रेवाल से भी ला सकते हो, डीके गोयल से भी ला सकते हो, है ना। 100 नंबर ज्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है 99 तक, ठीक है। सर बिजनेस स्टडीज के लिए आप कौन सी बुक एडवाइस करते हो, भाई मेरे लिए तो आज भी वही सबसे बेस्ट है। बुक का नाम कर रहा हूं मैं, पूनम गांधी का नहीं, पूनम गांधी की बुक सबसे अच्छी है, वो बुक आप परचेस कर सकते हो। अच्छा ये जितने भी लोग को नाम लिख रहा हूं ना, दे ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीएस ग्रेवाल सर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूनम गांधी जी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। फिर बात कर लेते हैं सर, अभी अभी आपने इकोनॉमिक्स की बुक का नाम भी बताया था, वो टीआर जैन वीके ओरी ही मेरे को सबसे अच्छी लगती है। आप अगर मेरे एडवाइस के थ्रू जा रहे हो तो यही बुक परचेस करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर स्कूल अगर कोई और रेफर करता है आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो पढ़ाना अपने नोट से ही, ठीक। साथ में ये एक्स्ट्रा बुक और हो जाएगी तो अच्छी ही बात है, ज्यादा पढ़ना कोई बेकार थोड़ी ना है, ठीक है। तो हमने आज स्टार्ट करना है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप की मैं सिर्फ आज एक स्टार्ट कर रहा हूं डेफिनेशन। चलो उससे पहले 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं, चलो ठीक है। मेरे को बताओ, अगर एक सिंगल व्यक्ति, मिस्टर ए ले लेते हैं हम लोग हर बार की तरह, अगर ये अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है तो इसका स्टेटस क्या है? सोल प्रोप्राइटर, वाओ हम सबको मालूम है। तो सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में पैसा कौन लगाता है? अरे मिस्टर ए लगाएगा साहब। अगर ये पैसा लगाएगा, कल को बिजनेस से प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट कौन लेगा? मिस्टर ए ही ले लेगा। और अगर लॉस हो जाता है तो मिस्टर ए का ही होगा। और बिजनेस में जो भी डिसीजंस लेने हैं वो कौन लेगा? मिस्टर ए ही लेगा। सब आता है आप लोगों को। कल को अगर मिस्टर ए नहीं रहा तो क्या होगा? बिजनेस खत्म हो जाएगा। मतलब बंदा खत्म तो धंधा खत्म, ठीक है। मान लो कल को इस प्रॉफिट पे इनकम टैक्स का लव लेटर आ जाता है, ला भैया टैक्स दे। तो ये इनकम टैक्स किसको पे करना पड़ेगा? बिजनेस को या मिस्टर ए को? अगर मिस्टर ए ये बोल के बचना चाहे कि भाई बिजनेस का प्रॉफिट है, बिजनेस से टैक्स ले लो, तो क्या ऐसा बोल के बच सकता है मिस्टर ए? किसको टैक्स देना पड़ेगा? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, दे बोथ आर सेम आइडेंटिटी। जो इसका पैन नंबर होगा वो ही इसके बिजनेस का पैन नंबर होगा।
पैन नंबर, पैन नंबर क्या चीज है ये? हाँ हाँ सही बोला, परमानेंट अकाउंट नंबर। अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया होगा क्योंकि अभी आप 18 साल के नहीं। आधार कार्ड होगा बस आप लोगों के पास, ठीक है। सर अगर बिजनेस बड़ा करना है, एक से ज्यादा लोग हम बिजनेस में ऐड कर लेते हैं, ये तुमको लग रहा होगा मैं कीड़े बना रहा हूं पर ये पर्सन है। तो सर एक से ज्यादा लोग अगर पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, तो अब इस बिजनेस का स्टेटस क्या है? आ गए हम लोग अपने टॉपिक पर, पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? तो क्योंकि एक अकेला कोई व्यक्ति बिजनेस करेगा तो वो होता है सोल प्रोप्राइटर, पर एक से ज्यादा मिलकर अगर बिजनेस करेंगे तो वो हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म। यहां तक बात क्लियर? ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में पैसा कौन लगाएगा? ये सारे पार्टनर्स लगाएंगे, और अगर इससे प्रॉफिट हो जाता है तो ये कौन उठाएगा? पार्टनर्स ही उठाएंगे। कैसे उठा लेंगे? जो पहले हाथ मारेगा वो ले लेगा पैसा। कैसे ले लेंगे ये लोग? भाई ये लोग डिसाइड करते हैं, कुछ एग्रीमेंट करते हैं। वो एग्रीमेंट जहां पर भी होता है उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उस रेशियो में इनको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में पीएसआर के बारे में लिखा ही नहीं है तो कैसे बटेंगे? बिल्कुल सही। तो तुमने पता है कौन सी बात बता दी? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लॉ में ऐसा लिखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड पीएसआर प्रॉफिट रेशियो के बारे में नहीं बताता, तो फिर पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस इक्वल बटेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कुछ डिसीजन लेना है तो किसको डिसीजन लेना पड़ेगा इनमें से? पार्टनर्स को। पार्टनर्स लोग कैसे डिसीजन लेते होंगे? टॉस कर लेते होंगे। अच्छा ये आया है, कैसे करते होंगे? म्यूचुअली डिसीजन लेते हैं। मतलब यहां पे चलता है ज्यादातर मेजॉरिटी रूल। सर व्हाट डू यू मीन बाय मेजॉरिटी रूल? ये जो भी मैं बातें आपसे कर रहा हूं, ये वाइवा में बहुत सारे टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेजॉरिटी रूल क्या होता है? 4 का मेजॉरिटी क्या? 3। मतलब 50% से ज्यादा लोग जो बोलेंगे वो वाली बात चलेगी। तो मान लो ये 4 लोग हैं, इनको एक और पार्टनर को ऐड करना है, तो अब कितने लोगों को हां करनी पड़ेगी? 3। गलत आंसर दे दिया। अब अपन वापस से जाते हैं एक्ट के अंदर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का लॉ ये बोलता है अगर कोई पार्टनर को एडमिट करना है तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए। तो पार्टनरशिप एक्ट में ऐसी 5 जगह लिखा हुआ है कि कहां कहां कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए। तो क्या वाइवा में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहां कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी रूल नहीं, कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए? तो उसमें क्या एग्जांपल दे दोगे आप? एडमिशन ऑफ पार्टनर लिख लोगे तो अच्छी बात है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर लगता है, मेजॉरिटी नहीं। अच्छा कॉपी वगैरह नहीं लाए? तो तुम्हें लगा डेमो में मैं टर्फ वगैरह ले जाऊंगा? वाह आएंगे, वो दिन भी आएंगे। अभी हमने लिखना क्या है कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर लगती। ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें मैं ऐड करना चालू कर देता हूं। ए बी सी डी ई को पार्टनर लेना चाह रहे हैं तो कंसेंट कितने लोगों की चाहिए? पर जब हमने ई की एज देखी ये तो 10 साल का था। तो अगर कोई 10 साल का है या 18 साल या उससे नीचे है तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो क्या माइनर को पार्टनरशिप में ऐड कर सकते हैं? हाँ 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 बहुत बढ़िया। तो माइनर कैन बी एडमिटेड एज पर सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। माइनर कैन बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म ओनली फॉर प्रॉफिट या बेनिफिट्स। तो अगर ई माइनर है
पार्टनर अगर यहां पे बनना चाह रहा है तो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा लेने के लिए बनेगा। ठीक, तो मान लो अगर ई यहां पर आ भी जाता है तो भी क्या कंसेंट सबकी लगेगी? बताओ। अरे हाँ, तो मैं छोटा ई लिख देता हूं, छोटा है ना ई। तो कितने पार्टनर हो गए? ए बी सी डी ई। ई फॉर बेनिफिट्स है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और पार्टनर आ रहा है अब, एफ। बड़ा है। तो जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो मेजॉरिटी रूल लगेगा या ऑल? तो किन किन को कंसेंट देनी पड़ेगी? ई को देनी पड़ेगी क्या? तो एक्सेप्शन नहीं हो गया कि ऑल में कंसेंट कौन नहीं देगा? माइनर। भाई 10 साल का भी माइनर है और 10 महीने का भी माइनर है, तो 10 महीने का माइनर से कंसेंट कैसे लेंगे? वो तो सो रहा है। तो अब एक्सेप्शन क्या हो गया कि माइनर की कंसेंट पार्टनरशिप बिजनेस में कहीं नहीं ली जाती, ये सिर्फ ईयर एंड पे आएगा। प्रॉफिट का है, प्रॉफिट का है, पैसा उठाएगा, चलता बनेगा। तो माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट। अब माइनर 10 साल से 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, आपके इतने उम्र का हो गया 17 साल, और लो हैप्पी बर्थडे टू 18 साल का हो गया, हो जाएगा ना? कोई पैदा हुआ है तो बड़ा तो होगा। तो 18 साल का हो गया अभी। अब भाई साहब ए बी सी डी और एफ इसको नजर से देख रहे हैं, तू तो बड़ा हो गया है, तू तो छोटा था, तो क्या करें? अब ई तो बड़ा हो गया है, तो क्या ये ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा? नहीं। पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 30 का क्लॉज 4 बोलता है कि भाई इसको 6 महीने के अंदर डिसीजन लेना। मतलब 18 साल से लेकर 18 साल 6 महीने तक इसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये पार्टनर बनना चाह रहा है कि नहीं। क्योंकि 18 साल का हो गया, समझदारी आ गई। लॉ बोलता है कि 18 साल का बंदा कॉम्पिटेंट होता है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। शादी वादी नहीं करनी तो मैं 18 साल से ऊपर, वैसे डिसीजन नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्ट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन ले सकता है। मैंने वर्ड क्या बोला? मैंने वर्ड क्या बोला? कॉम्पिटेंट। 18 साल से ऊपर बंदे को लॉ क्या बोलता है? आप लोग क्या हो जाओगे? कॉम्पिटेंट। यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। 18 साल से ऊपर का बंदा क्या खुद अपनी दम पे गाड़ी खरीदने जा सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? हाँ, पैसे अगर हो तो। ठीक है। तो 18 साल से 6 महीने के बीच में इसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ये क्या बात है? पब्लिक नोटिस कहां देंगे? रजिस्ट्रार को देंगे, न्यूज़पेपर में निकालेंगे, और क्या लिखेगा उसमें? ये बात कि हाँ मैं क्या बनना चाहता हूं इस फर्म में? पार्टनर। न्यूज़पेपर में रूल है भाई, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि अब से ये भी पार्टनर है। अब आप जो भी फर्म को उधारी पे, क्रेडिट पे कोई गुड्स दोगे तो अब ई भी लायबल होगा, इसलिए। ठीक है सर, आप ये सब बातें ऐसा लग रहा है मन से कर, अरे बुक्स में मैं दिखा देता हूं एक बार भाई। सर हमारी 12th की बुक में इतनी ज्यादा बातें कब दे दी हैं? ये लिखा। तो सर इतनी छोटी छोटी बातों पे ये लिखा हुआ है, ये दिख रहा है 6 मंथ्स। तो जैसे ही वो मेजर बनेगा उसको खुद को पता पड़ जाएगा कि मेजर हो गया है वो। हाँ, बर्थडे तो सबको पता पड़ जाता है। 6 महीने में वो क्या करेगा? नोटिस देगा। क्या बात का नोटिस देगा? किस बात का नोटिस देगा? कि बधाई हूं मैं 18 साल का हो गया हूं। किस बात का नोटिस देगा? कि मैं इस फर्म में पार्टनर बनना चाह रहा हूं। अब वाइवा में क्वेश्चन आएगा कि क्या कभी माइनर मेजर होने पे ऑटोमेटिकली बन जाता है पार्टनर? नहीं। क्या करना पड़ेगा? 6 महीने में नोटिस देना पड़ेगा। किसको नोटिस देना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा साहब, तब जाके वो क्या बन जाएगा? फर्म में पार्टनर। और एक जैसे ही वो पार्टनर बन गया तो वो फर्म की सारी लायबिलिटीज के लिए लायबल। कब से लायबल? जब से मेजर हुआ है, जब से पार्टनर बना है। लॉ बोलता है जब वो माइनर था ना, जब से वो एडमिट हुआ था, वहां से। लिख लो, ये बातें मालूम नहीं है तुम लोगों को?
माइनर पार्टनर मेजर होने पे जब पार्टनर बन जाता है तो वो लायबल कब से होगा? जब से वो माइनर के टाइम पे ऐड हुआ था तब से लायबल हो जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लायबल करवा रहा है, पहला लॉ ऐसा देख रहे हो आप। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब शुरुआत से। बड़े वाले लोग हैं, हाँ नहीं, पार्टनर में यही तो है, म्यूचुअल एजेंसी सब लायबल हो। क्यों नहीं बनेगा भाई? आहा, चलो मान लो तुम अभी माइनर हो, वो तो है ही, और तुम है ना एबीसी फर्म में अभी ऐड हो 10% के लिए, ठीक, और इसका जो प्रॉफिट है वो सालाना आता है 500 करोड़ का। अब बोल माइनर। लायबिलिटी है 10 लाख रुपए की। अब आप डेट फ्री फर्म है, डेट सी नहीं है कुछ, डेट्स होंगे तो निकल जाएगा यार। तो यार 18 साल का हो गया तभी तो उसको 6 महीने दिए सोचने के लिए कि देखो बनना है कि नहीं बनना है। पहली बार तो आपको ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि हम माइनर को ऐड ही क्यों कर रहे हैं। एक तो नालायक आ रहा है, लॉस भी नहीं शेयर करता है, प्रॉफिट का हिस्सा ले जाता है, टैक्स भी नहीं भरता है, क्यों ले रहे हैं अपन इसको? भाई ये माइनर वो मुन्नी है जो बजरंगी भाईजान में आई थी, पॉपुलर है, इसके आने से हमको कोई एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। अब बताओ ऐड करें कि नहीं करें मुन्नी को? अब मुन्नी आएगी तो उसके मम्मी पापा 10% हिस्सा तो बोलेंगे ना हमें चाहिए। तो माइनर को इस कारण से भी ऐड किया जाता है। हो सकता है ये वही इंडियन बच्चा है जिसने 14 साल की उम्र में पेटेंट ले लिया था, एक ऐप बनाया था इसने टेक्नोलॉजी में, 14 साल का इंडियन का छोटा बच्चा पेटेंट लेके बैठा हुआ है। तो इस बच्चे को अपन क्यों नहीं लेना जाएंगे जिसमें इतनी नॉलेज है? आ जाए भाई, ले ले, प्रॉफिट का हिस्सा ही तो देना है, पर तेरे दम पे हमारी फर्म का नाम तो बढ़ेगा। तो इस रीजन से भी हम माइनर लोगों को पार्टनरशिप में ऐड कर सकते हैं। अरे बात समझ में? लो वापस से, अभी मैं डेफिनेशन पे आया नहीं हूं, अभी तो मैंने मोटा मोटी बात कर ली ऊपर से आगे पीछे की, ठीक है ना। तो सेक्शन नंबर 4 कहता है कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। मैं आपको गिनती के 12 सेकंड या 15 सेकंड दे रहा हूं, याद करके बताओ, देखता हूं आपकी स्पीड कितनी है याद करने की। पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दिख तो रहा है ना सबको? हो गई याद? तो यहां पे साफ साफ लिखा है, एक तो ये रिलेशन जो है वो किससे बना है, तो ऐसा कौन सा बिजनेस स्टेटस है जहां एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है और वो मेरा पार्टनर है? पढ़ रखा है आपने, आपको याद नहीं आता है? क्या है ये HUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसमें तो पैदा होते ही आप क्या बन जाओगे फैमिली बिजनेस में? पार्टनर बन जाओगे। उसमें कोई एग्रीमेंट की जरूरत है क्या? पर पार्टनरशिप में जरूरत है, एग्रीमेंट करके ही आ सकते हो आप, वॉलंटरी अपने आप नहीं पार्टनर बनोगे, आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे साफ साफ लिखा है बिटवीन पर्सन्स, मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे। तो मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए हमें, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम के बारे में लिखा ही नहीं। मैक्सिमम पार्टनर इज नॉट डिफाइंड अंडर पार्टनरशिप एक्ट, इट इज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। सेक्शन 464 बोलता है कि आप 50 से ऊपर मिलकर अगर कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ऐसा कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट, कि 50 से ऊपर मिलकर अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको कहां जाना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट में जाना पड़ेगा। बताओ मैंने अभी क्या बोला, रिपीट करो। नहीं, पीछे पीछे कुछ ज्यादा खो गया था कहीं? हाँ खो तो गए। हाँ हाँ, 50 से ऊपर मिलकर अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे तो आपको कहां रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट में। तो वहां से हम ये लिमिट पकड़ के लाए कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50, क्योंकि 50 से ऊपर अगर अपन गए तो कहां जाना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट। हालांकि इसके 2 एक्सेप्शन हैं, कभी आगे पढ़ेंगे अपन कि कब कब अपन 50 से ऊपर भी जा सकते हैं फर्म में, बता दूं कब।
अगर आपने सीए फर्म खोली, अगर आपने सीएस फर्म खोली है, अगर आपने सीएमए फर्म खोली है, तो अगर आपने ऐसी कोई फर्म खोली है जिसका पार्लियामेंट में सेपरेट एक्ट है, तो वहां पर आप मैक्सिमम 100 पार्टनर्स तक जा सकते। तो सोचो अगर तुम सब सीए कर रहे हो तो कितनी बड़ी फर्म खोल सकते हो? 100 पार्टनर्स। तब भी फेल नहीं, चल जाए। जितने ज्यादा सीए होते हैं किसी फर्म में, उसकी रैंकिंग ज्यादा होती है आरबीआई से, उतनी बड़ी बैंक ऑडिट मिलती है। और जितनी बड़ी बैंक ऑडिट होगी उतना ज्यादा तुम्हारी फीस होगी, तो कमाओगे भी ज्यादा। बोलो आप, तो ज्यादा लोगों में हमेशा भला है। हाँ, पहले सीए भी तो हो, सही है। यहां पे क्या लिखा है? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। और वो बिजनेस या तो सब मिलके चलाएं या उनकी तरफ से कोई एक जना भी अगर चलाए तो भी पार्टनरशिप की डेफिनेशन में आता है। डेफिनेशन याद हो गई? सुनाना जरा सब लोग एक सुर में। Partnership is the relation between persons who have agreed to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all. Very simple. अब इसको अपन थोड़ा थोड़ा सा तोड़ते हैं। थक तो नहीं गए? क्या बोलोगे भी क्या पहले दिन? ठीक है, चलो ठीक है। मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, एक, और हाँ, इन चारों ने अपनी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि प्रॉफिट जो है वो हम लोग शेयर करेंगे इस तरीके से 25, 25, 25, 25%। मतलब सीधी सी बात है, इक्वल। पर अगर लॉस आया, ए alone will bear the loss। बताओ, बर्बाद हो गया ये ए पार्टनर। तो क्या ऐसी कंडीशन सही हो सकती है? नहीं। क्या ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है जहां प्रॉफिट तो बराबर बटेगा पर लॉस एक ही जना बेयर करेगा? ये कंडीशन ट्रू है, ऐसा हो सकता है। तो अब तुमसे वाइवा में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट शेयर करना या लॉस? प्रॉफिट शेयर करना एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लॉस शेयर करना एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है? प्रॉफिट। चलो एक और एग्जांपल, ए बी सी डी, अगर प्रॉफिट आता है तो ए अलोन ले लेगा, और अगर लॉस आता है तो ए बी सी डी इक्वल रेशियो में ले लेंगे। ये भी कंडीशन ट्रू है क्या, जैसे ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है? ये कंडीशन फॉल्स है। क्यों? अगर ऐसी पार्टनरशिप के लिए तुम मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हो, मोस्ट वेलकम। जहां प्रॉफिट अकेले मैं रखूंगा, और अगर टैक्स की लायबिलिटी आएगी तो मिल बांट लेंगे, खर्चा होगा मिल बांट लेंगे, पैसा कमाने का होगा अकेले मैं अपनी जेब में रख के जाऊंगा, मोस्ट वेलकम। तुम तो खुद प्रॉफिट के लिए आओगे, मान लो तुम मेजर हो गए। तो बात ये आ जा रही है, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट शेयर करना या लॉस? तो देखो डेफिनेशन भी क्या कहती है, द प्रॉफिट। आगे बात समझ में, इसलिए प्रॉफिट पे जोर डाला गया है। एक और बात, ए बी सी डी, मान लो ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं 10 लाख रुपए, चारों जने वृंदावन होके आए और वहां से सत्संग से सीख कर आए कि भाई पैसे में कुछ नहीं रखा, बांट दो। तो इन्होंने क्या किया, जो भी प्रॉफिट आता है गरीबों में बांट देते हैं। कैसे पैसे लेके निकलते हैं, सबको बांटते हुए जाते हैं। हाँ, खुद फिर मांग के खाते हैं, प्रॉफिट पूरा बांट देते हैं। तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म ऐसी चल सकती है? कोई दिक्कत तो नहीं है कि प्रॉफिट हम पूरा बांट दें, भाई हमारा पैसा है, हमारी मर्जी। कैसा कर सकते हैं? नहीं। पार्टनरशिप फर्म आप सिर्फ बिजनेस के लिए ही करेंगे, और बिजनेस होता है
ट्रेड करने से जिसमें आपका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। तो अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है सिर्फ चैरिटी करने के लिए तो आप पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। आप सोसाइटी बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, नॉन प्रॉफिट कंपनीज बनाओ, एनजीओज बनाओ, पर आप पार्टनरशिप फर्म बना के चैरिटेबल फर्म आप नहीं बना सकते। ठीक, फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है, या तो डिसीजन सब लोग मिलके ले ले भाई, सारे पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर ग्वालियर में ही रहते हैं तो सब लोग मिलके डिसीजन ले रहे हैं, पर बी पार्टनर बेचारा ईरान रहता है, ये इजराइल में रहता है और ये यूएसए में रहता है, बेचारे उलझे हुए हैं वहां पे। तो अब क्या करें? क्या यहाँ पे वाला बंदा डिसीजन ले सकता है? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बात समझ में? क्या डेफिनेशन याद हो गई? क्या थी? अब आप लोगों ने, सब लोगों ने व्हाट्सएप वाले नंबर दिया है बाहर, तो आज का जो लेक्चर है वो अपलोड होके फिर आएगा, क्योंकि नेट नहीं था, मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, कल भी हमें कितने बजे आना है? 4 बजे ही आना है। मंडे को भी कितने बजे आना है? 4 बजे ही आना है। ट्यूसडे से थोड़ा टाइम चेंज है, ट्यूसडे से थोड़ा आपके ऊपर बर्डन हम लोग ज्यादा डालने वाले हैं। ट्यूसडे से, अरे सुन तो लो मेरी, जिन्होंने अप्लाइड मैथ्स लिया है, जिन्होंने अप्लाइड मैथ्स लिया है उनको 3 बजे से आना है। जिन्होंने मैथ्स भी ऑप्शन में लिया उनको 3 बजे से आना है, बाकी लोगों को 4:30 बजे से आना है। मतलब ट्यूसडे से जो अभी अपन 4 बजे आ रहे हैं वो कितने बजे आना पड़ेगा? 4:30। ठीक, अकाउंट्स के नोट्स 1-2 दिन में प्रिंट होकर आपको मिल जाएंगे और आईडी जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे मिल जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बाय।